नमस्कार दोस्तों। हमने सीनियर क्लर्क जो अहमदाबाद डिवीज़न द्वारा सूटेबिलिटी के एग्ज़ाम लिए गए थे 27 फरवरी 2021 को, उसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया था और अभी हम जो सॉल्व करेंगे वो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो 51 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व आगे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ पीएनएम मीटिंग एट डिविजनल लेवल? तो हमको पहले ही मिल जाता है, हमारा जो ऑप्शन ए है सीनियर डिप्यूसर, वो सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, तो 51 का ए सीनियर डिप्यू होंगे और ये साल में 6 बार होता है, यानी कि हर 2 महीने पे 1 बार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम पर्सन कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम एम्प्लॉई साइड इन पीएनएम? तो इसका भी आंसर ए है 20। ठीक है, अब इसमें तो कुछ बताने जैसा है नहीं, क्योंकि ये इतना ही है, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। फ्रॉम विच डेट राइट टू इंफॉर्मेशन कैम फुली इन्फोर्स? ठीक है, तो ये कह रहा है कि किस तारीख से सूचना का अधिकार पूरी तरह से लागू किया गया। तो ये जो है वो 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 54। एमएसपी इंट्रोड्यूस्ड बाय विच पे कमीशन? एमएसपी, ठीक है, तो ये 6 पे कमीशन हुआ था, मुझे लगता है ये सही आंसर हुआ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। हाउ मच prior notice period is compulsory for removal of temporary status granted casual labor? तो जो सही आंसर होना चाहिए वो 1 मंथ होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ये 1 मंथ होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। Where is the Indian Railway Institute of Civil Engineering located? It's a Pune। ठीक, हाँ सही है, नासिक रोड पुणे। ओके, और अगर इलेक्ट्रिकल हो जाए तो फिर नासिक हो जाएगा, अगर मैकेनिकल हो जाए तो जमालपुर हो जाएगा। ठीक है, ये सही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57। वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर्स हेल्ड? इट्स बड़ौदा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नायर में उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। रेलवे कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड टू? रेलवे कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड टू कपूरथला। ओके, चलिए वेयर इज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म सिचुएटेड? तो इसका सही आंसर गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम हो और अगर आपको हुबली दिखे तो आप उसे कंसीडर करना, क्योंकि 1-2 महीने में वो रेडी होने वाला है। वो दिसंबर 2020 को ही होने वाला था, लेकिन शायद नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आपको ये दिखे कि गोरखपुर भी और हुबली भी है, तो मेरे ख्याल से उस वक्त जिस वक्त एग्ज़ाम होंगे उस वक्त हुबली ही होगा। ठीक है, प्रेस नोट आ जाएगी, अगर आ जाएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज अपेंडेड एज अपेंडिक्स 1 विथ फॉलोइंग? तो ये जो है ये मेरे ख्याल से IRC वॉल्यूम 1 में है। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 में है। ये मुझे भी लगता है। विच इज द हाइस्ट पोस्ट ऑफ IRPS कैडर एट प्रेजेंट ऑल ओवर इंडियन रेलवे? तो DGHR जो है ना, AS आनंद ने AS खती, सॉरी आनंद सिंह खती, यही मेरे ख्याल से है। हाँ, तो यही हाईएस्ट पोस्ट है
मेंबर स्टाफ जो थे वो ये पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है और एबॉलिश कर दिया गया है, तो वो चले गए हैं। और पीसीपीओ होते हैं वो जोनल लेवल पे होते हैं। एडिशनल मेंबर स्टाफ होते थे, अभी डायरेक्टर जनरल HR हमारे कार्मिक विभाग के हेड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। विच आर द फर्स्ट AC and the first ST point in model roster for promotion for cadre strength up to 14 post। तो जो इसका सही आंसर जो होना चाहिए ना, ये मैंने दबा के रखा है यहाँ पे। देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ आपके कि ये कैसे काम करता है। तो स्टार्टिंग जो होती है वो फर्स्ट UR से होता है, सेकंड OBC से होता है, फिर थर्ड जो है UR से होता है, और फोर्थ जो है वो SC का होता है। ठीक है, तो फोर्थ हो गया SC का, और फिर यहाँ से UR होंगे, OBC होंगे, UR होंगे, फिर ST का होगा। तो जो ये 14 में है, ठीक है, तो ये फोर्थ और 8 जो है ये इसका सही आंसर होना चाहिए, ये इस तरह। ठीक है, ये आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ये खड़ी भी होती है, और क्या बोलते हैं, इसे एक त्रिभुज बना लें और ये कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो वो उस तरह बनेगा। ये रोस्टर वाले चैप्टर में है, अगर आप इसे देखना चाहें तो रोस्टर वाले चैप्टर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन इन इंडियन रेलवे। तो मैंने कहीं और भी वीडियो में मैंने बताया था कि ग्रुप B जो होता है ना वो प्रमोशनल कोटा है, इसके अंदर वो नहीं होते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्ट वाले आते हैं वो 2 से 3 साल के लिए रहते हैं। 3 साल का उनका ये प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन नहीं कर सकते पर वेटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल का ही प्रोबेशन रेलवे में होता है। ठीक है, या किसी भी डिपार्टमेंट में। तो ये 3 साल बाद, जैसे कि किसी ने कोई APO बन के आते हैं तो 3 साल बाद वो DPO बन जाते हैं। किसी का टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर जो नियम है उसके हिसाब से 3 साल में उनको बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी बिलोंग टू विच डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, तो जो ये है रेलवे के लिए है, वो सिविल एविएशन से हमारा रिलेशन है। ठीक है, ये उसके अंदर में काम करता है, यानी कि जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन में के तहत आते हैं। तो 64 जो है वो B है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल्स 1966 इज रिलेटेड टू एक्सेप्ट ऑफ गिफ्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट। तो अभी मैंने बताया था इसके बारे में, कुछ आगे क्वेश्चन आए थे 3C के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट, तो उस दौरान मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाके देखें और समझे। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। अब सवाल ये उठता है कि जो कंडक्ट रूल नंबर 12 है वो क्या है, वो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, और जो कंडक्ट रूल नंबर 14 जो है वो रेल कर्मचारियों के सम्मान में जो सार्वजनिक प्रदर्शन किए जाते हैं उससे रिलेटेड है, और 15 जो है वो निजी व्यापार या नौकरी से रिलेटेड है, और 15A जो है वो सरकारी आवास जो किराए पे देते हैं ना, सबलेटिंग रेलवे क्वार्टर्स, उससे रिलेटेड है। तो ज़रूर जाके देखिए, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंडक्ट रूल, तो इसे पढ़ना उचित रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। इन विच if the APR reporting authority retires or demisses office, he may give the confidential reports of his subordinates within which period of his retirement or dismission of office। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो, आपको क्या लगता है? इसका मेरे हिसाब से 1 मंथ होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं आप, 3 महीने होना चाहिए। तो ये वो नहीं सवाल है जो आप सोच रहे हो, ये सवाल है
अलग। अगर मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ और मेरा कोई APR भरना चाहता है तो कम से कम 3 महीने उसके अंडर में काम किया होना चाहिए, तो वो ऑब्जर्वेशन करेगा। लेकिन अगर कोई रिटायर हो रहा है या फिर वो उस ऑफिस को छोड़ के चला गया है तो उसको 1 महीने के अंदर उसको भर देना चाहिए, ऐसा इसके अंदर कह रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हिंदी में हम अगर देखना चाहें तो इसका जो निकल के आएगा कि यदि APR रिपोर्टिंग प्राधिकरण सेवानिवृत्त होता है या कार्य मुक्त होता है तो वह अपने अधीनस्थों की गोपनीय रिपोर्ट उनकी सेवानिवृत्ति या कार्य मुक्ति की कितनी अवधि के भीतर दे सकता है। ठीक है, तो वो 1 महीने के अंदर दे सकता है। लेकिन अगर कहीं कहीं 3 महीने भी लिखता है यार, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। वैसे आप बताओ, मेरे हिसाब से तो 1 महीने है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 15 days ट्रेनिंग इन ए मंथ, हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल ही गेट इन दैट मंथ। तो मेरे हिसाब से ये 100% होना चाहिए, क्योंकि ये तो 15 दिन ही बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर वो 1 दिन भी अपने कार्यालय में उपस्थित होता है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर 100% होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। नो रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस शैल बी कॉल्ड ऑन ड्यूटी अनलेस वन हैज टेकन ए रेस्ट of not less than following consecutive hours after completion of a previous tour of duty। तो ये कह रहा है कि निरंतर के रूप में वर्गीकृत कर्मचारी या जो भी वर्गीकृत रेल सेवक है को तब तक ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि किसी ने ड्यूटी के पिछले दौरे को पूरा करने के बाद निम्नलिखित लगातार घंटे का कम से कम आराम नहीं कर लेता है। तो कितने घंटे का कम से कम आराम नहीं कर लेता है, तो सवाल यही है। तो सवाल ये मेरे ख्याल से ये 10 घंटे का है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, 10 घंटे। ठीक है, चलिए शताब्दी एक्सप्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन कमेमोरेट 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। तो ये जो किया गया था वो 88 में किया गया था मेरे ख्याल से। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पे किया गया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कैजुअल लेबर डज नॉट रेफर टू लेबर हुज एम्प्लॉयमेंट इज। कैजुअल लेबर डज नॉट रेफर टू लेबर हुज एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 2 के अंदर जो चैप्टर 20 है ना, कैजुअल लेबर, उसका एक डिफिनेशन है ये। ठीक है, और ये डिफिनेशन के अंदर कौन फिट नहीं होता है, तो वो जो है ऑप्शन ये मुझे लगता है कि फिट नहीं होता है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसके अंदर जो डिफिनेशन है उसके अंदर लिखा हुआ है कैजुअल लेबर डज नॉट रेफर टू द लेबर हुज एम्प्लॉयमेंट इज इंटरमिटेंट स्पोरेडिक कंटिन्यूअस फ्रॉम वन वर्क टू अनदर। ठीक है, ये पूरी कंटिन्यूअस ही है। तो जाइए देखिए, पढ़िए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस टू बी सबमिटेड within how many days of receipt of SF5। ठीक है, तो 71 का जो मुझे आंसर लगता है वो 10 डेज का लगता है। राइट, मुझे 10 डेज का लगता है, 10 दिन का है, क्योंकि SF5 की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर बचाव का लिखित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो 10 दिन के भीतर कर देना चाहिए। हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 72, हाउ मच अपर एज रिलैक्सेशन टू ST/SC कैटेगरी
कैटेगरी कैंडिडेट इज एडमिसेबल इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो ये उनको 5 साल का मिलता है। ठीक है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, स्टेज 6 हो गया ना, ये कि अगर स्टेज 6 के उम्मीदवार हैं तो ऊपरी आयु में कितनी सीधी भर्ती मिली जाएगी, तो 5 साल की दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73, एज पर फैक्ट्री एक्ट एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है। आप में से कोई ऐसा तो नहीं कि 15 ने मार दिया है, हो भी सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन 18 ईयर्स है, एडल्ट का 18 साल ही है। कम ऑन लेट्स गो ऑन। 74, फॉर हाउ मेनी डेज मैक्सिमम चाइल्ड केयर लीव इज परमिसेबल। तो जो ये परमिसेबल है वो इंटायर सर्विस में 730 दिनों का है। ठीक है, जो चाइल्ड केयर लीव है अधिकतम कितने दिनों के लिए बाल देखरेख अवकाश अनुमेय है, तो 730 दिनों के लिए है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, द फैमिली ऑफ एन एलओटी रिक्रूट रेलवे एम्प्लॉय, सॉरी फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को। द फैमिली ऑफ एन एलओटी railway employee who dies while in service will be permitted to retain the railway quarter on the request of the quarter controlling authority for a period of following months on payment of normal rent। तो यहाँ पे जो यह है कि एक आवंटी रेलवे कर्मचारी का परिवार जो सेवा में रहते हुए मर जाता है, जो समान किराए के भुगतान पर आवास नियंत्रक को अनुरोध करने पर कितने महीने की अवधि के लिए रेलवे क्वार्टर बनाए रखने की अनुमति होगी, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 24 मंथ्स। अब 24 मंथ जो है इसको आपको देखने के लिए इसकी जो मास्टर सर्कुलर है 49 आई थिंक, हाँ आप 49 को देख लें, 49, हाँ 49 ही होगा नो डाउट, रेलवे क्वार्टर उसी से रिलेटेड है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अंदर एज इट इज़ मेरे ख्याल से ही यही वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ जाके देखें। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या है। ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ वैकेंसी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट विच वन इज नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो जो 76 है इसको ध्यान से एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। समूह बी के पदों पर नियुक्ति के लिए रिक्ति के आकलन के दौरान जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता वो कौन सा है? ठीक है, ए है अप्रूव्ड केसेस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, बी है चेंज वैकेंसीज अगेंस्ट प्रमोशन टू हायर ग्रेड, सी है क्रिएशन ऑफ एडिशनल पोस्ट एंड डी है एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर। तो जो 76 का जो आंसर होगा ना मेरे हिसाब से क्रिएशन ऑफ एडिशनल पोस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है कि इसको मुझे जो लग रहा है उसको हम नहीं लेते हैं, मुझे जो आंसर लग रहा है वो इसको करते हैं। चलिए इसे बोल्ड करते हैं और ये देखते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर। ठीक है, तो ये जो है इस पे हम गौर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये इसे आंसर मानते हैं। 76 का हम डी ऑप्शन को सही करते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैटरनिटी लीव विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2008। तो ये सही आंसर इसका 180 डेज है। ठीक है, 77। चलिए एज पर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन और इन एनी रेलवे
फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट अपॉन or in which less than 1,000 persons are employed shall be paid before the expiry of the, यहाँ पे days आएंगे, after at the least days of the wage period respect of which of wages are payable. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो यहाँ पे 1000 है, ध्यान रखिए, लेस देन 1000. तो लेस देन 1000 में आपको 7 डे में कर देना है, और मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा होने पे 10th डे इसको पेमेंट करना पड़ता है. ठीक है, तो इसका जो हिंदी वर्जन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार किसी भी रेलवे कारखाने, औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान में या जिसमें 1000 से कम व्यक्ति कार्यरत हैं, मजदूरी अवधि के दौरान अंतिम दिन की समाप्ति से पहले जिसमें मजदूरी देना होता है पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के वेतन भुगतान किया जाएगा, 7वें दिन कर दिया जाएगा. ठीक है, तो इसका सही आंसर यही है. यहाँ पे पर्सन्स हो जाएंगे. चलिए, क्वेश्चन नंबर 79. द सर्विस ऑफ द अप्रेंटिस शैल बी लायबल टू टर्मिनेट ऑन द फॉलोइंग नोटिस पीरियड. अप्रेंटिस की सेवा निम्नलिखित सूचना अवधि पर समाप्त होगी. तो जो 79 का जो सही आंसर होना चाहिए वो 1 वीक होना चाहिए. ठीक है, 1 वीक में टर्मिनेट हम कर सकते हैं उनको. चलिए, फॉर हाउ मच पीरियड स्टडी लीव कैन बी ग्रांटेड एट ए स्टेज. तो स्टडी लीव जो है हिंदी में अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो ये कह रहा है कि एक स्टेज पर कितने समय के लिए अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है, ये स्टेज. ठीक है, अब आप यहाँ 24 महीने मत मार देना. यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए. इस वीडियो को भी नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिए, ताकि आपके जो ये हैं थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, 24 महीने मार सकते हैं, तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा मामला. ये टेम्पररी रेलवे सर्वेंट मीन्स. ठीक है, अब ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक वर्ड है जिसपे एक डिफिनेशन है. तो जैसे कि एक अस्थायी रेल सेवा का क्या अर्थ है, तो जो इसका सही आंसर जो 81 का है वो ये है कि ये टेम्पररी रेलवे सर्वेंट मीन्स ए रेलवे सर्वेंट विदाउट ए लीन ऑन ए परमानेंट पोस्ट ऑन ए रेलवे. तो इसका सही आंसर इसका यही है, ये है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं. द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोट टू ए हायर पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस गेट एन ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज विद इन व्हाट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन फॉर फिक्सेशन ऑफ पे इन द हायर पोस्ट. तो मैंने से पहले से इसे हाईलाइट कर दिया है आपके लिए. ये जो है ये होगा 1 मंथ. ठीक है, इसे हिंदी में हम ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि उच्च पद पर पदोन्नति के लिए सरकारी सेवक को नियमित आधार पर उच्च पद में वेतन निर्धारण के लिए पदोन्नति की तिथि से किस तिथि के भीतर आवेदन का विकल्प मिलता है. तो 1 महीने के अंदर का विकल्प मिलता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83. क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं. ठीक है, The employee refusing promotion expressly or otherwise is debarred for future promotion for a period of 1 year. Right? एक नियम ही है, इसे भी फंडामेंटली हम याद कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 84. चेयरमैन ऑफ सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी इज CPO. ये भी एक थंब रूल है. राइट, चलिए
क्वेश्चन नंबर 85, आफ्टर हाउ मेनी डेज सब्सटेंस अलाउंस इज रिव्यूड। तो इसका जो सही आंसर है वो 90 डेज में रिव्यू किया जाता है। ठीक है, 90 डेज में किया जाता है। एक और थंब रूल आ गया, ज्वाइनिंग टाइम मे बी कंबाइंड विथ ए वेकेशन और ए रेगुलर लीव ऑफ एनी काइंड और ए ड्यूरेशन एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव ज्वाइनिंग टाइम के साथ नहीं कंबाइन होगा, राइट। चलिए, रूल्स रिगार्डिंग क्वारंटीन आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये रेलवे एम्प्लॉय को क्वारंटीन नहीं मिलता है, इसे डिलीट कर दिया गया है। और ये जो है वो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के अंदर है और चैप्टर 5 है, रूल है 555। तो जो इसका सही आंसर होगा वो बी होगा। नाउ लेट्स मूव द अनदर। 88, लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ डेज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा लीव नॉट ड्यू जो है वो इंटायर सर्विस में हमको मिलता है 360 डेज। ये तो कुछ कहने सही नहीं है, सारे थंब रूल निकल रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो फिर आपको जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 88 के तरफ चले गए थे, अब 89 पे चलते हैं। ठीक है, रियान कहता है, इन केस ए रेलवे सर्वेंट इज रिकॉल्ड ऑन ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, द रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन है ट्रेवलिंग अलाउंस, कॉम्पनसेटरी रेस्ट, फ्रेश लीव ऑफ सिमिलर ड्यूरेशन एंड डबल सैलरी। तो जो सही आंसर होना चाहिए या होगा ही लॉजिकली वो ट्रेवलिंग अलाउंस मिल सकता है। ठीक है, और ये भी कंडीशन है कि भाई आप जो आधे छुट्टी हैं उनसे पहले बुला रहे हो या बाद में बुला रहे हो, पर यहाँ केवल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज लीव ये लिखा है, तो वो टर्म एंड कंडीशन अलग होता अगर यहाँ पे होता तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 को देखते हैं। Which of the following is not issued by the President in exercise of power conferred on him by the provision to Article 309 the Constitution of India? तो जो सही आंसर इसका होना चाहिए वो होगा IREM। ठीक है, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको कोई और लगता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इंतज़ार करें तब तक जब तक कि और कोई कमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो मुझे तो यही लग रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। माइनर अंडर वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ द फॉलोइंग। तो माइनर जो होता है, जो एज कंप्लीट नहीं करता है, वो मेरे हिसाब से 18 साल है। 18 साल अगर हो जाता है तो फिर वो एडल्ट पीने जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। अब हम 92 को देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 अप्लाइज इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच। ठीक है, राइट, डैश और मोर वर्क्समैन आर एम्प्लॉयड और एवरी एम्प्लॉयड on any day of the preceding 12 month as a contract labor। तो जो इसका सही आंसर मुझे लगता है वो 20 का होना चाहिए कॉम्बिनेशन, राइट, 20 एंड मोर वर्कमैन्स को, तो फिर जाके सही होगा। तो चलिए देखते हैं। The chairman of the Scout Guide Board is
तो बोर्ड लेवल पे जो होते हैं वो इसके अंदर ही है, और ये मेरे ख्याल से इसका जिक्र मास्टर सर्कुलर नंबर स्काउट एंड गाइड के लिए कौन सा है, 1 होना चाहिए। आप देखिए और मुझे बताइए कि क्या 1 स्काउट एंड गाइड के लिए है क्या इसके अंदर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट जो IR होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अगर रीऑर्गेनाइज्ड हुआ है उसके बाद क्या कंडीशन आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं, और कंडीशन रिगार्डिंग सेल्स एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मेंशन इन रूल नंबर 18 ऑफ द कंडक्ट रूल, बराबर। तो ये तो पढ़ने में ही आ गया, ये भी कंडीशन है। तो 94 का जो है हमें वही करना चाहिए जो मैंने पढ़ लिया। चलिए 94 का भी कर लिया, ठीक, नो प्रॉब्लम। What will be the rate of death gratuity if length of service of deceased employee in 5 years or more but less than the 20 years? तो जो ये है 20 ईयर्स से कम होने पे और 5 साल से ज़्यादा होने पे जो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं वो 12 टाइम्स के इमोल्यूमेंट के होते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि अगर हिंदी में पढ़ें तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि यदि मृत कर्मचारी की सेवा को यदि 5 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 20 वर्ष से कम है तो डेथ ग्रेजुटी की दर क्या होगी, तो 12 गुना प्रवृद्धियाँ होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। द फाइंडिंग्स क्वेश्चन नंबर 96 कहता है द फाइंडिंग्स of the departmental promotion committee in respect of which one of the following category of the official will not be kept in seal cover। तो ये कह रहा है कि विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष जिसके संबंध में अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणी को एक सीलबंद कवर में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन हिंदी में पढ़ लेता हूँ, चलो आपके लिए। सरकारी कर्मचारी जिनके संबंध में आपराधिक आरोप के लिए अभियोजित लंबित हैं, निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी है, या फिर सरकारी सेवक जिसके संबंध में एक आरोप पत्र जारी किया गया है और रचनात्मक कार्रवाई लंबित है, ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति पर सरकारी कर्मचारी। तो ये देखो ये जो 3 टॉप के कंडीशन है ये उसको सेटिस्फाई करते हैं कि सीलबंद कवर में उनका जाएगा, लेकिन जो अनऑथराइज ही है उनके लिए सीलबंद कवर की क्या जरूरत है, ठीक है। डीपीसी इसके अंदर क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। तो मेरे हिसाब से तो डी ही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। 97 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज नॉट इंक्लूड इन ऑर्गेनाइज्ड सर्विस ऑफ इंडियन रेलवे। तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टोर और अकाउंट्स हैं, यानी कि इसका सही आंसर बी होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज सर्विस के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ रेलवे, ठीक है। तो कौन है, लीगल एडवाइजर रेलवे, मेंबर्स फाइनेंस ऑफ रेलवे बोर्ड, ऑडिट ऑफिसर रेलवे एंड कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो जब से रेलवे बोर्ड बना है तब से मेंबर फाइनेंस रेलवे बोर्ड काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा रेगुलर रहे हैं और इनको तो ये किया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 99, सब्जेक्ट टू एनी जनरल और ए स्पेशल ऑर्डर दैट मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट इन this behalf, an authority may granted a premature increment to a railway servant on a time scale of pay if A है recommendation by any member of parliament considered to be reward for meritorious work, and C it has power to create a post in the same cadre on the same scale of pay, and D is there is no provision of प्रीमैच्योर इंक्रीमेंट। तो जो सही आंसर होना चाहिए उससे पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं कि संसद के किसी भी सदस्य द्वारा अनुशासित मेधावी काम के लिए इनाम माना जाता है।
समान वेतन में समान कैडर में पद सृजित करने की शक्ति और समय पूर्व वेतन वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो 99 नंबर है इसका सही आंसर होना चाहिए, इट हैज़ पावर टू क्रिएट द पोस्ट इन द सेम कैडर ऑन द सेम स्केल ऑफ पे। तो इसको हम हाईलाइट करते हैं, चलिए, और इसे मेरा आंसर माना जाए। और चलिए हम इस बार 100 को पूरा करते हैं। डेली अलाउंस इज एडमिसेबल ड्यूरिंग टेम्पररी ट्रांसफर एज फॉलोड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो फुल डेली अलाउंस फॉर फर्स्ट 180 डेज। ठीक है, इसका सही आंसर यही होना चाहिए क्योंकि टेम्पररी है। तो चलिए ये हमने 100 सॉल्व कर दिया है, 100 सॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा चलिए हिंदी भी इसी में सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके बाद एक दूसरा पार्ट भी हिंदी बना के हम वीडियो को अलग कर देंगे। तो चलिए 101 का क्वेश्चन है कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में, भाग 17 में है। ठीक है, इसका सही आंसर भाग 17 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 343 में है, यानी कि अनुच्छेद 343 में है। गुजरात राज्य भाषा के प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है। तो ये ख के अंतर्गत आता है। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। हिंदी को संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर 1949 को संविधान समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो 14 सितंबर को ही इसीलिए मनाया जाता है कि उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 105, 1955 में गठित राजभाषा आयोग का क्या नाम था। तो खेर आयोग था, ये बीजी खेर जी के नाम पे था। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ना, ये बी होना चाहिए, 12। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत सरकार को राजभाषा संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो धारा 8 में दिया गया है। कुछ सखी नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं एपीयू के, पर क्वेश्चन तो क्वेश्चन होते हैं, तो जो बातें हैं वो बातें हैं। चलिए, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन 109, चलिए, किस क्षेत्र के गंतव्य के पास और पीटीओ को अंग्रेजी में बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है क्या, ये गृह क्षेत्र के जो राज्य हैं उनके लिए तो अंग्रेजी में ही बनाया जाता है। तो और क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है, राजभाषा के उद्देश्य के लिए देश को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, यानी कि कौन से कितने जोन में बांटा गया है। 3 जोन में बांटा गया है, A, B, C। ओके, तो ये इसका सही आंसर है। तो हमने 110 क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है 2 पार्ट में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको पसंद आया है तो ज़रूर ही इसके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से अच्छा होता है। ठीक है, ज़्यादा इस विषय में नहीं बात करेंगे और आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने इतनी दूर तक हमारे साथ हैं और आपके नॉलेज में अगर ये वैल्यू ऐड हुई है तो ज़रूर से इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं आता है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और रीज़न बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।